मशीन लर्निंग टेक्निक्स की इम्पोर्टेंट वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम सारी की सारी यूनिट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं, जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं और उनके आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। सबसे पहले वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम। वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो कंप्यूटर होता है वो उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस होगी या फिर वो सीख तभी पाएगा जब उसकी जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पर इंप्रूव की जाए। यानी ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम टास्क देते हैं यानी कि कुछ उसे क्या काम करना है, परफॉर्मेंस यानी कि कितना अच्छा काम कर रहा है वो, और एक्सपीरियंस यानी कि किस एक्सपीरियंस या डेटा से वो सीख रहा है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, जैसे कि टास्क उसको हम बोलते हैं कि तुम चेस खेलो, परफॉर्मेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितने उसके जीतने की परसेंटेज है, और एक्सपीरियंस यानी कि गेम्स प्रैक्टिस करके वो लर्न करेगा। तो सिंपल वेल पोज्ड लर्निंग प्रॉब्लम का सिंपल मतलब ये होता है कि हमारा जो कंप्यूटर है उसके सामने हम लोग अलग अलग प्रॉब्लम्स को रखेंगे, उन प्रॉब्लम्स को फिक्स करके कंप्यूटर कंटिन्यूअसली लर्न करेगा। तो ये एक्चुअल उसका काम होता है टास्क। और लर्निंग जो होता है वो एक्सपीरियंस यानी कि नए नए गेम्स को खेलने के बेसिस पे होती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं एक्सपीरियंस, और परफॉर्मेंस उसी के बेसिस पर क्या होगा, इंप्रूव होगा। जो डिफिनीशन मैंने एक्सप्लेन किया उसको हम लोग मिचेल डिफिनीशन बोलते हैं, जिसके अंदर टीपीई यानी कि इसके अंदर टास्क, परफॉर्मेंस और एक्सपीरियंस इसके अंदर आता है। ठीक है, तो लर्निंग जो है वो क्या है, फंक्शन है टास्क का, परफॉर्मेंस का और एक्सपीरियंस का। जो मशीन लर्निंग के तीन पिलर्स हैं या फिर तीन टाइप्स हैं मशीन लर्निंग के, सबसे पहले हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। हम लोग इनके बारे में भी समझ लेते हैं और इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सबसे पहले हम लोग सुपरवाइज्ड लर्निंग की बात करें तो सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर क्या होता है कि हम लोग लेबल्ड डेटा इसके अंदर पास करते हैं, साथ के साथ इनपुट और करेक्ट आउटपुट हमें दिया जाता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे कि स्पैम डिटेक्शन की हम लोग बात कर सकते हैं। तो यानी इनपुट हमने दिया, उसकी करस्पॉन्डिंग हमने एल्गोरिदम इसको एक्सप्लेन किया, और इनपुट और आउटपुट दोनों चीज़ें सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर दी जाती हैं। जबकि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग जो होता है उसके अंदर अनलेबल्ड डेटा पास किया जाता है। उसके बेसिस पर वो क्या करता है कि जो अनलेबल्ड डेटा है उसके बेसिस पर वो पैटर्न्स को फाइंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे कस्टमर्स का हमने डेटा दिया तो वो कोशिश करेगा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर उनके बीच में एक हिडन पैटर्न फाउंड करने का, कि ये यूजर किसके साथ रिलेटेड है या फिर बहुत सारे यूजर किसके बेसिस पर हम लोग इनको ग्रुप कर सकते हैं। तो अनसुपरवाइज्ड का सिंपल मतलब ये समझो कि अनलेबल्ड डेटा हमने पास किया, उसके बेसिस पर वो पैटर्न फाइंड करेगा। जबकि सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग लेबल्ड डेटा देते हैं, साथ के साथ इनपुट और आउटपुट करेक्ट डेटा देते हैं, मतलब करेक्ट आउटपुट हम लोग देते हैं इसके अंदर, जिसके बेसिस पर हम लोग स्पैम डिटेक्शन कर सकते हैं। रीइंफोर्समेंट लर्निंग की जो मैकेनिक्स होती है इसके अंदर जो लर्निंग होता है वो ट्रायल एरर और डिलेड रिवार्ड्स के बेसिस पर होता है, जिसके बेसिस पर हम लोग क्यूमुलेटिव आउटकम्स को बेटर करते जाते हैं, मैक्सिमाइज करते जाते हैं। ऐसे समझो जो एजेंट है वो इन्वायरमेंट के अंदर एक्शन करता है। ठीक है, अगर सही काम हुआ तो उसे क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, पर अगर गलत काम वो करता है तो उसे पेनल्टी भी मिलती है, जिसके बेसिस पर क्या करता है कि हमारा जो ओवरऑल एजेंट है वो धीरे धीरे बेस्ट एक्शन सीख जाता है। जैसे कि गेमिंग के जो एआई होते हैं वो, साथ के साथ रोबोट के अंदर जो नेविगेशंस होते हैं वो भी इसके बेसिस पर काम करते हैं, रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बेसिस पर। यहाँ पर वहीं एक टेबल बना के दिया गया है कि सुपरवाइज्ड के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं, लेबल डेटा यूज करते हैं, अनसुपरवाइज्ड के अंदर अनलेबल डेटा, और रीइंफोर्समेंट के अंदर बेसिकली हम लोग इंटरेक्शन के बेसिस पर डिपेंडेंट होता है ये। ठीक है, लेबल डेटा है तो सुपरवाइज, हिडन पैटर्न चाहिए तो अनसुपरवाइज, और इन्वायरमेंट के बेसिस पे इंटरेक्शन करके हमें एक्शंस सिखाने हैं अपने एजेंट को, तो उसके बेसिस में हम लोग री इन्फोर्समेंट लर्निंग को यूज करेंगे। ये वाला डायग्राम बना सकते हो कि अगर हमारे पास लेबल डेटा है तो सिंपल हम लोग सुपरवाइज लर्निंग यूज कर लेंगे। अगर हमारे पास लेबल डेटा नहीं है और अगर हम लोग हिडन स्ट्रक्चर ढूंढ रहे हैं तो हम लोग अनसुपरवाइज लर्निंग को चूज कर लेंगे। और अगर दोनों चीज़ें नहीं है, यानी लेबल डेटा भी नहीं है, अनसुपरवाइज लर्निंग भी नहीं है, और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इन्वायरमेंट के थ्रू इंटरेक्शंस करके एजेंट को चीज़ें सिखाएं, तो उसके बेसिस पर हम लोग री इन्फोर्समेंट लर्निंग को यूज करते हैं। हम लोग यूनिट 2 की तरफ बढ़ते हैं, लीनियर मॉडल्स टू लार्ज मार्जिन। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। जो यहाँ पर प्रेडिक्शन टाइप दिया गया है कि मतलब तुम क्या प्रेडिक्ट करना चाहते हो, इसके अंदर दो तरीके के प्रेडिक्शन। सबसे पहले क्वांटिटी प्रेडिक्शन, यानी कि जब हमारे पास कंटिन्यूअस वैल्यूज होती हैं, जैसे कि समझ लो कि हाउस के कंटिन्यूअस हमारे पास प्राइजेज हैं, तो ये क्या होते हैं, कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू हैं, यानी कि हम लोग क्वांटिटी के बेसिस पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा जो होता है वो कैटेगरी के बेसिस पर प्रेडिक्शन। ठीक है, मतलब कोई मैसेज है तो वो स्पैम के अंदर जाएगा या कि स्पैम के अंदर नहीं जाएगा, तो इसके बेसिस पर हम लोग करते हैं। तो ओवरऑल प्रेडिक्शन के दो तरीके हो सकते हैं एक्चुअल लाइफ में भी, कि जो हमारे पास डिफरेंट तरीके के मैसेजेज हैं उनको हम लोग सही मैसेज की कैटेगरी में डालें या गलत मैसेज की कैटेगरी में डालें, तो कैटेगरी के बेसिस पर। और दूसरा क्या है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है मैसेजेस की, या फिर बोलें तो क्वांटिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन है, ऐसे बोले तो इन्फॉर्मेशन की क्वालिटी है, क्वांटिटी है, जैसे कि हाउस की प्राइजेज है हमारे पास, तो वो क्या है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू होंगे, यानी कि दाम इतना था, कल इतना था, इतना था, इतना था, उसके बेसिस पर हम लोग अगला दाम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो प्रेडिक्शन के लिए ये दो तरीके हो सकते हैं, यही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। हम लोग प्रेडिक्शन के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे उसके बेसिस पर हम लोग मॉडल को डिसाइड करेंगे। लिनियर रिग्रेशन जो है, लिनियर रिग्रेशन भी एक बेसिकली प्रेडिक्शन की टेक्निक है, जो कि कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यू के बेसिस पर क्या करता है, हमारी प्रेडिक्शंस करता है। ठीक है, कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज हमने पढ़ा है कि दो तरीके के प्रेडिक्शन हो सकते हैं, एक कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज यानी कि क्वांटिटी के बेसिस पर, और एक कैटेगरी के बेसिस पर। ठीक है,
तो जैसे कंटिन्यूअस न्यूमेरिक वैल्यूज हमने जो दी है लाइन के अलॉन्ग डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पर, उनके बेसिस पर वो क्या करेगा, प्रेडिक्शन करेगा। इसकी जो ग्राफ होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। जैसे हम लोग अगर बात करें कि स्क्वायर फीट से हम लोग हाउस की प्राइस को प्रेडिक्ट करना चाहें, ठीक है, मतलब इतने स्क्वायर फीट की हाउस, इतने स्क्वायर फीट है तो इतना दाम होगा, इतना स्क्वायर फीट है तो इतना दाम होगा, तो हम लोग उसके बेसिस पर क्या करेंगे, आगे की एनालिसिस करते जाएंगे। जैसे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो स्ट्रेट लाइन होता है ना, उसके बेसिस पर ये कुछ कुछ प्रेडिक्शन चलता है। अब हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिकली क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। मतलब ये जो होता है प्रोबेबिलिटी एक इंस्टेंस का प्रेडिक्ट करता है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक क्लास के अंदर जब वो बिलोंग करेगा तब। लॉजिक के अंदर क्या होता है, जीरो या वन, ट्रू या फॉल्स, तो उसी का ये यूज करता है रिग्रेशन, ठीक है। यानी जीरो और वन के बीच की वैल्यूज को प्रेडिक्ट करता है, यूज करता है इसका, ठीक है। तो जो प्रोबेबिलिटी का रेंज है वो जीरो से वन के बीच में लाई करेगा, और जो ग्राफ होता है वो सिग्मोइड फंक्शन यूज करता है। लीनियर रिग्रेशन जो होता है वो सिंपल स्ट्रेट लाइन कर्व को यूज करता है, जबकि जो अपना लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो किसको यूज करता है, सिग्मोइड फंक्शन की ग्राफ को यूज करता है। हमने लीनियर रिग्रेशन और लॉजिस्टिक रिग्रेशन के बारे में काफ़ी अच्छे से समझ लिया। उसी चीज़ को यहाँ पर बस थोड़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि ये चीज़ें क्या डिफरेंट होती हैं और क्या इनके अंदर एक्चुअलिटी में अगर देखें तो किस तरीके से हम लोग कब किसको यूज करेंगे प्रेडिक्शन ऑफ डेटा के लिए। मतलब एक डेटा हमारे पास है, उसके बेसिस पर अगले डेटा को प्रेडिक्शन के लिए हम लोग कौन सा यूज करेंगे। बाउंड्री प्रॉब्लम क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है कि जैसे हमने एक हमारे पास डेटा है तो उसके यूज करके जो प्रेडिक्शंस के बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे कि एक सिंपल क्लासिफायर बाउंड्री बनाएंगे, ठीक है, जो कि ऐसा नहीं होता है कि फिक्स्ड होता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर डेटा को हमने इधर रख लिया, एक पर्टिकुलर डेटा को हमने इधर रख लिया, उनके बीच में एक छोटा सा बाउंड्री बन जाएगा। छोटा सा क्या मतलब, एक्चुअल सेंस में बोले तो ऐसा बाउंड्री बन जाएगा जो कि फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। मतलब नई डेटा आने पर ये क्या कर सकता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, इसीलिए इसको हम लोग बाउंड्री प्रॉब्लम बोलते हैं। जो बाउंड्री है वही हमारे लिए क्या कर रही है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, ठीक है। क्योंकि ये लाइन जो है वो रोबस्ट यानी कि फिक्स्ड नहीं है। जो बाउंड्री प्रॉब्लम हमने पढ़ा तो उसके लिए बेसिकली एक एसबीएम जो है वो क्या करता है, सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होती है वो एक बेस्ट बाउंड्री क्रिएट करती है, ठीक है। ये बेसिकली इसका मेन एम होता है एक हाइपर प्लेन फाइंड करने का जिसके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, ठीक है, मतलब मैक्सिमम मार्जिन उनके बीच में हो, ठीक है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि जैसे कि क्लासेस के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस रखना इसका मेन एम होता है, साथ के साथ मैक्सिमम मार्जिन को मेंटेन करना, ठीक है। एसबीएम जो है वो उसको हम लोग बाउंड्री प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये मैक्सिमम मार्जिन बनाता है। हाइपर प्लेन क्या होती है, हाइपर प्लेन जो होती है वो डिसीजन की बाउंड्री होती है, ठीक है। मतलब जो बाउंड्री होती है उसको हम लोग हाइपर प्लेन बोलते हैं। जो मार्जिन होता है, मार्जिन का सिंपल मतलब क्या होता है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो क्लासेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो दो डिफरेंट क्लासेज हैं जिनके बीच में बाउंड्री है, तो उनके बीच में जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगा उसको हम लोग मार्जिन बोलेंगे। और सपोर्ट वेक्टर क्या होते हैं, जो ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बाउंड्री के पास लाई करते हैं उनको हम लोग सपोर्ट वेक्टर्स बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि जो मार्जिन है उसको हम लोग बड़ा रखने की कोशिश क्यों करते हैं। देखो अगर मार्जिन बड़ा होगा ना तो होगा क्या कि जो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू का जो डिफरेंस आएगा सब्ट्रैक्शन करने पर, जो मार्जिन आएगा वो अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें बेटर जनरलाइजेशन करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। साथ के साथ हम लोग अनसीन डेटा, ऐसा डेटा हमने पढ़ा ना कि बाउंड्री को वो क्रॉस भी कर सकता है, बाउंड्री रोबस्ट होती है, यही बाउंड्री प्रॉब्लम होती है। तो उस बाउंड्री प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सिंपल ऐसे समझ सकते हो कि लार्ज मार्जिन जब होगा तो बेटर जनरलाइजेशन होगा, जिसके बेसिस पर क्या होगा कि अगर कोई नई डेटा भी आती है तो उसके लिए भी ये अच्छे तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर हमने डिसीजन मैट्रिक्स बनाया है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो हमने पूरे के पूरे यूनिट को समराइज किया है यहाँ पर कि जो इनपुट डेटा टाइप है अगर वो कंटिन्यूअस है तो हम लोग लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे, अगर कैटेगरी के अंदर है तो उसके लिए हमें अगर मैक्सिमम जनरलाइजेशन चाहिए और स्ट्रिक्ट बाउंड्री के बेसिस पर हम लोग करेंगे। अगर हमें स्ट्रिक्ट बाउंड्री नहीं चाहिए तो हम लोग लॉजिस्टिक रिग्रेशन का यूज करेंगे, जिसके केस में सिग्मोइड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। और अगर हमें मैक्सिमम जनरलाइजेशन के साथ साथ स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज भी चाहिए बिटवीन जो ऑब्जेक्ट्स या फिर जो क्लासेस जो हमने डिफाइन किए हैं उनके बीच में, तो हम लोग यूज करेंगे सपोर्ट वेक्टर मशीन। तो जो सपोर्ट वेक्टर मशीन लॉजिस्टिक रिग्रेशन या फिर लीनियर रिग्रेशन ये प्रेडिक्शंस के तरीके हैं, और इनके बीच में जो डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में मैक्सिमम बाउंड्री को मेंटेन करने के लिए, यानी बाउंड्री प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक को यूज कर रहे हैं। जैसे लीनियर से लॉजिस्टिक पर आए, लॉजिस्टिक से फिर सपोर्ट वेक्टर मशीन। सपोर्ट वेक्टर मशीन जो होती है वो मैक्सिमम मार्जिन मेंटेन करके रखती है। मार्जिन क्या होता है, दो क्लासेस के बीच का जो डिफरेंस होता है वो होता है। अब हम लोग यूनिट 3 डिसीजन ट्रीज एंड ऑप्टिमाइजेशन यानी इंस्टेंस बेस्ड लर्निंग एंड ID3 के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले ये जो ID3 एल्गोरिदम होता है ये एग्जाम में आता है। तो ID3 एल्गोरिदम जो होता है ना वो एक टॉप डाउन ट्री है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ काम करेगा, ठीक है। एसपीएम के अंदर तुमने पढ़ा होगा टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच। तो ये टॉप डाउन डिसीजन ट्री बनाता है, ठीक है। हर एक स्टेप पर ये बेस्ट एट्रीब्यूट यानी कि सबसे बढ़िया वैल्यू जो हो सकती है, बढ़िया प्रॉपर्टी, उसको ये चूज करने की कोशिश करता है। एंट्रोपी के बारे में तुमने बहुत 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 पहले पढ़ा होगा, शायद याद हो तो। एंट्रोपी जो होती है वो यहीं मेजर करती है। ये सिंपल यूज की जाती है रैंडमनेस को मेजर करने के लिए, ठीक है। रैंडमनेस का मतलब क्या होता है, अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी को मेजर करने के लिए ये जो फॉर्मूला है वो याद कर लो, एंट्रोपी एस इज इक्वल टू सिग्मा पी आई लॉग बेस टू पी आई, ठीक है। अगर प्योर होगा, मतलब अगर प्योर, अगर हमारे पास बेसिकली
डेटा है तो उसके केस में लो एंट्रोपी होगी भाई। अगर हमारे पास प्योर डेटा है तो ऑब्वियसली उसके अंदर कोई भी अनसर्टेनिटी नहीं होगी, लेकिन अगर डेटा इम्प्योर है या फिर मिक्स्ड है तो उसके अंदर एंट्रोपी ज़्यादा होगी। ये समझने वाली बात है, ठीक है। तो जो लोअर एंट्रोपी होगी वो हायर प्योरिटी होगी, जिसकी वजह से क्लासिफिकेशन जो होगा वो ज़्यादा बेटर होगा। अब हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन के बारे में समझ लेते हैं। इन्फॉर्मेशन गेन देखो, हमने पढ़ा ना, जो ID3 मॉडल, उसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच के बारे में हमने पढ़ा, फिर हमने एंट्रोपी के बारे में पढ़ा। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो बेस्ट एट्रीब्यूट वाले होते हैं उनको चूज करना होता है हर एक लेवल पे। तो यही इन्फॉर्मेशन गेन जो होता है वो बेटर एट्रीब्यूट चूज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन गेन होता है वो क्या होता है, इंट्रोपी, जो हमने पेरेंट के, जो बेसिकली पेरेंट एट द टॉप नोड जो होगा वो पेरेंट की इंट्रोपी माइनस वेटेड एवरेज इंट्रोपी, यानी चिल्ड्रंस की जो उस पर्टिकुलर लेवल पर जो इंट्रोपी होगी उसको हम लोग उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यानी इन्फॉर्मेशन गेन इज इक्वल टू इंट्रोपी ऑफ पेरेंट माइनस वेटेड एवरेज इंट्रोपी ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है। जो हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन वाला एट्रीब्यूट जो होगा वो क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि ID3 हम तो जानते हैं कि सबसे बेस्ट वाले एट्रीब्यूट को चूज करेगा, तो यहाँ पर से सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जिसके अंदर हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन वाला जो एट्रीब्यूट होगा उसको हम लोग इसके अंदर स्प्लिट कर देते हैं, ठीक है। ID3 प्रोसेस जो होता है उसका कंप्लीट लूप क्या होता है, हम लोग लार्जेस्ट डेटा सेट जो होगा उसका सबसे पहले एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे, फिर इन्फॉर्मेशन गेन के लिए जो फॉर्मूला हमने देखा था हर एक अवेलेबल एट्रीब्यूट के लिए निकाल लेंगे। ID3 का जो टॉप डाउन अप्रोच का जो डायग्राम बताया था उसके थ्रू समझने की कोशिश करो। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन गेन होगा उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे, फिर हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे। अभी मैंने बताया ना, स्प्लिट करने के लिए यूज करते हैं हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन वाले को, तो हम लोग उसको स्प्लिट करेंगे और फिर इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। यानी एंट्रोपी कैलकुलेट करो, इन्फॉर्मेशन गेन निकालो, फिर इन्फॉर्मेशन गेन को स्प्लिट करो, मतलब हाईएस्ट इन्फॉर्मेशन गेन को सिलेक्ट करके उसको स्प्लिट करो और फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यूअसली रिपीट करते जाओ लेवल बाय लेवल। अंडर फिटिंग का सिंपल मतलब याद रखो, ये पूछा जाता है मॉडल वेरिएंस के अंदर। तो अंडर फिटिंग का सिंपल मतलब क्या होता है कि जो ट्री होता है ओवरऑल वो बहुत सिंपल होता है, और इसके अंदर जो मेन एम जो होता है ना वो क्या करता है, ये कि जो अंडर फिटिंग है वो क्या करता है कि अंडरलाइंग ट्रेंड जो होता है ना उसको ये कैप्चर नहीं कर पाता है। जबकि ओवर फिटिंग जो होता है ये कॉम्प्लेक्स मॉडल होता है और ये ट्रेनिंग डेटा को याद कर लेता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है ना कि नॉइज जो ट्रेनिंग डेटा के अंदर है एक्चुअल पैटर्न की बजाय उसको क्या कर लेता है, ये कैप्चर कर लेता है। सिंपल ऐसे समझो कि अंडर फिटिंग जो है वो सिंपल मॉडल हो गया और ओवर फिटिंग जो हो गया वो एक कॉम्प्लेक्स मॉडल हो गया। ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजी की बात हम लोग कर लेते हैं। जो प्रूनिंग होता है, प्रूनिंग के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि अननेसेसरी ब्रीचेज जो होती हैं जिनकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनको हम लोग क्या करेंगे कि अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और लिमिट्स जो होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ट्री ग्रोथ को लिमिट कर देते हैं। यानी जो ट्री नीचे बढ़ती जाएगी टॉप डाउन अप्रोच के अंदर उसको हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट कर देंगे। मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू तक या फिर एक पर्टिकुलर ब्रांच तक ही ये जा सकती है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग ID3 एल्गोरिदम के अंदर पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर ट्री बनाने के लिए हमने एट्रीब्यूट्स को कैसे कैसे कैलकुलेट करना है हर एक लेवल पे वो समझा। फिर हमने ये समझ रहे हैं कि ऑप्टिमाइजेशन यानी ट्री जो होगा उसको बेटर तरीके से ऑप्टिमाइज करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर ऑप्टिमाइजेशन देख सकते हो ट्री कैसी है, और आफ्टर ऑप्टिमाइजेशन यानी प्रूनिंग, यानी कि अननेसेसरी ब्रीचेज जो हैं, अननेसेसरी ब्रांचेज बोल सकते हैं जिनको बेसिकली हटाने के लिए उनको यूज करते हैं प्रूनिंग। जैसे कटाई छटाई होती है ना, उसी तरीके से हम लोग ट्री के अंदर कटाई छटाई कर रहे हैं तो प्रूनिंग हो गया। और लिमिट्स यानी कि ट्री ग्रोथ को लिमिट कर देना। देखो, कंप्लीट डिसीजन ट्री इस पूरे यूनिट का समरी है जिसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट स्टेप में रॉ डेटा आएगा। रॉ डेटा के अंदर हमने पढ़ा कि ये इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंसेस भी हो सकता है, या फिर प्योर डेटा होगा तो एंट्रोपी जीरो होगी, ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम लोग ID3 इंजन का यूज करेंगे, जिसके केस में हम लोग इन्फॉर्मेशन गेन और एंट्रोपी को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग मॉडल होगा उसको जनरेट करेंगे और ओवर फिटिंग या फिर अंडर फिटिंग के रिस्क को कैलकुलेट करेंगे। फिर हम लोग प्रूनिंग या फिर जो हमने पढ़ा ब्रांचिंग, उसको हम लोग बेसिकली लगा सकते हैं। प्रूनिंग और लिमिट्स मतलब ब्रांचेस को हटाने के लिए, कट करने के लिए, या फिर ब्रांचेस को लिमिट करने के लिए कितने लेवल तक किए जा सकते हैं, उसके लिए प्रूनिंग और लेवल जो बेसिकली हमने पढ़ा, प्रूनिंग और लिमिट्स उनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, फाइनल जनरलाइज्ड मॉडल मिल जाएगा। ऐसा समझो कि हमारे पास एक डेटा सेट आया, उसको बेहतरीन डेटा सेट बनाने के लिए, जिस पर कि हमारा जो एजेंट हो वो वर्क कर सके, उसके अंदर कन्वर्ट करने के लिए हम लोग अलग अलग मॉडल्स का यूज करते हैं, जिसके अंदर ID3 प्रोसेस को यहाँ पर इस पूरे यूनिट के अंदर एक्सप्लेन किया गया है कि उसके अंदर हमें एट्रीब्यूट्स कैसे कलेक्ट करने हैं, उनके इन्फॉर्मेशन गन को कैसे मतलब पता करना है, और उसके साथ उनको कैसे स्प्लिट करना है, इस सेंस में हम लोग बोल सकते हैं। ये न्यूरल नेटवर्क वाली यूनिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूरल नेटवर्क सिंपल ऐसे समझो, ये एक ह्यूमन ब्रेन की तरह ही काम करते हैं, जिसमें अलग अलग एक्शंस के करस्पॉन्डिंग अलग अलग जो मतलब रिजल्ट्स होते हैं। यहाँ पर मेन एम ये होता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दो यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है एक्ट 1 यानी कि द लर्निंग इंजन। जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं ना वो ब्रेन न्यूरॉन्स की जैसे ही काम करते हैं, ठीक है। जैसे इनपुट हम देंगे उसके करस्पॉन्डिंग वेट्स और फिर हमें आउटपुट मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली ब्रेन की तरह फंक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो इनको हम लोग बोलते हैं न्यूरल इंजन्स।
बैक प्रोपेगेशन क्या होता है? ये डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बनाना भी पड़ता है जब ये क्वेश्चन आता है। तो बैक प्रोपेगेशन सिंपल मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम लोग मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन परसेप्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, न्यूरॉन का एक सिमिलरिटी में यहाँ पर यूज करते हैं, जिसको कि हम लोग परसेप्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, तो मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन देख सकते हो, लेफ्ट साइड में 3 है, फिर 4 हैं, तो अलग अलग मतलब एक्शंस के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग हमें आउटपुट मिलेंगे। क्या वो आउटपुट सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा तो पीछे आएंगे, फिर हम लोग आगे जाएंगे इस तरीके से। इसका मेन एम जो होता है वो क्या होता है, एरर को मिनिमाइज करने का। जैसे जो ड्राइवरलेस कार होती हैं वो इसका यूज कर सकती हैं, बैक प्रोपगेशन और न्यूरल नेटवर्क्स का वहीं यहाँ पर मेन एम होता है। ठीक है, यानी एरर मिनिमाइजेशन के लिए सुपरवाइज्ड लर्निंग और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पर लिखा गया है। बैक प्रोपेगेशन जो होता है हमने अभी पढ़ा कि मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन के अंदर इसका यूज करना होता है। तो जो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि बैक प्रोपेगेशन ऐसे समझो कि लर्निंग है वो क्या है, एक एजेंट के लिए कंटिन्यूअस साइकिल है, फॉरवर्ड प्रेडिक्शन और उसके बाद बेसिकली बैकवर्ड करेक्शन का तरीका है। तो जो बैक प्रोपेगेशन होता है उसकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, सबसे पहले प्रेडिक्ट करना है यानी फॉरवर्ड पास यूज करना है। फिर अगर आगे हम बढ़ें तो हमें कैलकुलेट करना है कि क्या हमने जो स्टेप्स लिए वो सही है या नहीं है। अगर सही है तो ठीक है, वरना क्या होगा, हम लोग पीछे जाएंगे, बैकवर्ड पास यानी प्रोपेगेट करेंगे, उसको हम लोग फिक्स करने की कोशिश करेंगे और फिर करस्पॉन्डिंग वेट्स को हम लोग अपडेट कर देंगे। ये होता है ओवरऑल बैक प्रोपेगेशन का लूप। ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब स्लोप होता है। ठीक है, ग्रेडियंट डिसेंट रूल ओवरऑल क्या बोलता है, जो हमारे पास एरर कर्व है, जहाँ पर जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व दिया गया है ना, तो इसका जो ओवरऑल मिनिमम होगा, ऐसे समझ सकते हो, जो मिनिमम वैल्यू होगी, ये हमने बेसिकली एरर कर्व बना रखा है। तो एरर कर्व जो है उसके मिनिमम तक जाने की जो टेक्निक होती है उसको हम लोग ग्रेडियंट डिसेंट बोलते हैं। ठीक है, स्लोप देखकर हम लोग नीचे मूव करते हैं ताकि एरर जो हो सके वो कम हो सके। मतलब ये जो ओवरऑल ग्राफ प्लॉटेड है वो एरर के लिए है, और हम लोग मिनिमाइज करने के लिए एरर को ग्रेडियंट डिसेंट रूल यूज करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग मिनिमम एरर जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर जा सकते हैं। ठीक है, वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, टोटल एरर को हम लोग मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं स्लोप को देख करके। अब ये जो ईपीयू फ्रेमवर्क है ये भी पूछा जाता है। ठीक है, तो ईपीयू फ्रेमवर्क क्या होता है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एरर को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यानी कि मिस्टेक को हम लोग आउटपुट लेयर पर कैलकुलेट करते हैं, आउटपुट में एरर क्या आएगा, फिर हम लोग पीछे जाएंगे, वहीं एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पर कि एरर को फिर पीछे मतलब हम लोग एरर सिग्नल पीछे भेजेंगे, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वेट्स को अपडेट करेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट डिसेंट हम लोग अप्लाई करते हैं। जो बैक प्रोपेगेशन का ओवरऑल टेक्निक है वो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं। सबसे पहले एरर कैलकुलेट करेंगे, अगर कुछ ज़्यादा एरर आता है तो हम लोग पीछे जाएंगे और उस पर्टिकुलर सिग्नल को सेंड करके रिवर्स में हम लोग उसके कॉरस्पॉन्डिंग वेट्स को अपडेट करेंगे, और फिर हम लोग क्या करेंगे, ग्रेडियंट डिसेंट रूल यूज करेंगे, जिसके बेसिस पर हम लोग मिनिमम एरर वाली वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। देखो यहाँ पर जो ओवरऑल एक्सप्लेन किया गया है कि जो CNN होता है ना, ये इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज किया जाता है। हम लोग इसके बारे में और थोड़ी डिटेल में समझ लेते हैं। जो CNN होता है ना, वो हमने जैसे एक्सप्लेन किया कि जो CNN होता है वो फीचर्स निकालता है, जबकि बैक प्रोपेगेशन जो होता है वो वेट्स को यूज करके क्या करता है, ट्रेन करता है। ठीक है, तो जो CNN होता है वो स्पेसिफिक लेयर्स बोले तो स्पेशलाइज्ड लेयर का यूज करता है, जैसे कि CONV फूल या फिर FC। ठीक है, विजुअल डेटा को प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो हमने ये समझ लिया कि ये बेसिकली क्या होता है कि जो बैक प्रोपेगेशन होता है वो एग्जैक्ट एल्गोरिदम होता है जो कि इसके आर्किटेक्चर के अंदर रन कर रहा होता है। बैक प्रोपेगेशन एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग आगे तो बढ़ते हैं, पर अगर हमें कुछ प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग वेट्स को वापस से अपडेट करते हैं और फिल्टर्स कंटिन्यूअसली लगाते रहते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जो बैक प्रोपेगेशन होता है उसके बेस पर हम लोग पीछे जाकर के वेट्स को ट्रेन करते हैं, अपडेट करते हैं, जबकि CNN जो होता है वो फीचर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन CNN के आर्किटेक्चर के अंदर भी जो मेन काम कर रहा होता है वो बैक प्रोपेगेशन ही कर रहा होता है। CNN के लेयर्स के बारे में भी पूछा जाता है। CNN के लेयर जैसे कन्वोल्यूशनल लेयर है, तो इसका जो मेन एम होता है वो फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करना होता है। पूलिंग जो होता है वो साइज को रिड्यूस करता है। ठीक है, मतलब डायमेंशनलिटी को रिड्यूस करता है ये। और फुली कनेक्टेड जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, फाइनल क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है, यानी सारे के सारे एक्सट्रैक्टेड फीचर जो हैं उनको आउटपुट से ये कनेक्ट करने का काम करता है। यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट चीज़ें, बैक प्रोपेगेशन और CNN आर्किटेक्चर, उन्हीं चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इनको देख लो अच्छे से, इसके अंदर से यही क्वेश्चन आते हैं, बैक प्रोपेगेशन और CNN आर्किटेक्चर। अब हम लोग यूनिट 5 यानी कि एडाप्टिव लर्निंग एंड इवोल्यूशनरी ऑप्टिमाइजेशन, जिसके अंदर रीइंफोर्समेंट लर्निंग, जेनेटिक एल्गोरिदम और रूल लर्निंग आता है, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर हम लोग जो ऑप्टिमाइजेशन करते हैं इंटेलिजेंस का, मतलब एजेंट के पावर को, वो रिवार्ड और पेनल्टी के बेस पर करते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेन एम यही होता है कि रिवार्ड्स और कॉरस्पॉन्डिंग उसके पेनल्टी, जिसके बारे में हमने पहले कुछ देर पढ़ा। गेमिंग AI जो होते हैं वो इसका यूज करते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग का। हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं कि जो सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड और रीइंफोर्समेंट, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वही चीज़ें यहाँ पर दोबारा एक्सप्लेन की गई हैं ताकि अच्छे तरीके से तुम्हें याद हो जाए। तो जो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती है, मैं एक्सप्लेन में कर देता हूँ थोड़ा सा, कि ये फीडबैक ड्रिवन होता है, यानी रिवार्ड्स और पेनल्टीज़ का हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक्सप्लिसिट प्री पैकेज डेटा सेट नहीं होते हैं, उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एक्शंस परफॉर्म करते हैं, रिवार्ड्स मिलता है या कि पेनल्टी, उसके बेसिस पर हम लोग कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट या फिर फर्दर इनपुट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं एजेंट को।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है, डायग्राम है, उसको हमने पहले भी पढ़ रखा है कि एजेंट जो होगा वो एनवायरनमेंट के अंदर एक्शन परफॉर्म करेगा। अगर उसने सही काम किया तो उसे रिवार्ड्स मिलेगा, या फिर वो किसी पर्टिकुलर स्टेट पर जाएगा जिसके अंदर सारे के सारे सिचुएशंस पॉसिबल होंगे, या कि पेनल्टीज भी उसे फेस करना पड़ सकता है। अब हम लोग क्यू लर्निंग और टेम्पोरल डिफरेंस के बारे में समझ लेते हैं। जो क्यू लर्निंग होती है वो एक मॉडल फ्री रीइंफोर्समेंट लर्निंग एल्गोरिदम होती है। इसका मतलब क्या है कि एजेंट को पूरा इन्वायरमेंट पहले से पता नहीं होता है। इसके अंदर ये बेसिकली ट्राई और एरर कर करके कंटिन्यूसली लर्निंग करता है, ठीक है। जैसे हमें ये एजेंट जो होगा ना, वो हर स्टेट में ये सोचेगा कि अगर मैं एक्शन करूँगा तो फ्यूचर में क्या रिवार्ड मिलेगा, मतलब उसको एक्सपेक्ट, और जो भी रिवार्ड मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यू वैल्यू। तो यही होता है क्यू लर्निंग किस पे बेस्ड होती है, क्यू वैल्यू पे। क्यू वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड रिवार्ड, जो कि एजेंट एक्शन परफॉर्म करेगा तो उसे मिलेगा। हमें रिवार्ड के बारे में इसके अंदर पता नहीं होता है, ठीक है। ये हो गया क्यू वैल्यू। फिर इसके अंदर आता है टेम्पोरल डिफरेंस, जो कि टीडी की बात हम लोग जब करते हैं तो प्रेडिक्शन और एक्चुअल रिवार्ड के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग टेम्पोरल डिफरेंस बोलते हैं, ठीक है। ये समझने की बात है, ठीक है। जैसे रिवार्ड अगर हम लोग अज्यूम करते हैं एजेंट को सोच रहा है कि 10 मिलेगा लेकिन रिवार्ड 5 मिला, तो ये एरर आ गया। अब इसके केस में क्या हो जाएगा कि एजेंट जो होगा वो अपने क्यू वैल्यू को क्या करेगा, अपडेट करेगा। इसका जो ओवरऑल एप्लीकेशन है वो रोबोटिक्स के अंदर होता है, वॉकिंग के अंदर, नेविगेशन सीखने के लिए, या फिर अल्फागो गेम खेल करके खुद को इंप्रूव करना, या फिर सेल्फ ड्राइविंग कार जो होते हैं उनके अंदर इनका यूज किया जाता है। जेनेटिक एल्गोरिदम जो है वो एक ऐसा एल्गोरिदम है जो कि नेचर से इंस्पायर्ड होता है, ठीक है। जैसे आइडिया जो होता है ना, बेस्ट इंडिविजुअल जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं, तो जेनेटिक एल्गोरिदम उसी चीज़ पे मेनली इसका जो फोकस होता है वो इसी पर होता है, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो होती हैं उनका बेस्ट सॉल्यूशन ढूंढने का कोशिश करता है जेनेटिक एल्गोरिदम। उसके बेसिस पर वो क्या करता है, इसको यूज करता है। इसके अंदर मेन जो होता है वो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का यूज किया जाता है। अब हम लोग जेनेटिक एल्गोरिदम की ओवरऑल कंप्लीट वर्किंग को समझ लेते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन इनिशियलाइजेशन, यानी कि रैंडम सॉल्यूशन जो है उनको जनरेट करना। फिर फिटनेस इवोल्यूशन, यानी कि चेक करना कौन सा सॉल्यूशन जो है वो बेस्ट है, ठीक है। फिटनेस फंक्शन जो होता है वो कि बेसिकली क्या करता है, सॉल्यूशंस की क्वालिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। फिर आता है सिलेक्शन, यानी कि बेस्ट सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और वीक सॉल्यूशन जो होते हैं उनको हटा देते हैं। ये एक प्रोसेस है जिसको चूज करना होता है। फिर आता है क्रॉसओवर, यानी गुड सॉल्यूशंस को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, ठीक है। जैसे पेरेंट्स के जो जीन होते हैं वो मिक्स होते हैं ना, तो वही यहाँ पर होता है। पेरेंट्स बेसिकली सेलेक्टेड हैं बेस्ट इंडिविजुअल के रूप में, जो कि वीक इंडिविजुअल जो होंगे ना वो पहले ही खत्म हो चुके होंगे। फिर आता है म्यूटेशन, यानी कि कुछ रैंडम चेंजेज हम लोग करते हैं जिसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं कि नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर कर पाते हैं। इसका जो याद करने का तरीका क्या है, ये पूछा जाता है जेनेटिक एल्गोरिदम का ओवरऑल वर्क फ्लो क्या है, वो है PFSCM, पॉपुलेशन, फिटनेस, सिलेक्शन, क्रॉसओवर और म्यूटेशन। फिर हमारे पास आता है एनाटॉमी ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सिंपल इस पेज में हमने ये एक्सप्लेन किया है कि जो जेनेटिक एल्गोरिदम जो हमारे पास है वो स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। जैसे पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन बेसिकली क्या होता है, जो पूरे का पूरा सॉल्यूशंस होंगे उनके सेट को हम लोग पॉपुलेशन बोलते हैं। क्रोमोजोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिविजुअल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। मतलब सिंगल कैंडिडेट के कॉरस्पॉन्डिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं पॉपुलेशन के अंदर उनको हम लोग क्रोमोजोम्स बोलते हैं। जीन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगल वैल्यूज या फिर पैरामीटर्स जो होते हैं वो इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो फिटनेस सॉल्यूशंस क्या होते हैं, फिटनेस सॉल्यूशन इस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये बताते हैं कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने के लिए, तो सबसे ऊपर पॉपुलेशन, फिर क्रोमोजोम्स और फिर आता है जीन। फिटनेस सॉल्यूशन जो होता है वो एक्सप्लेन करता है कि कौन सा सॉल्यूशन हमारे पॉपुलेशन में से बेस्ट है। देखो जेनेटिक एल्गोरिदम जो है ना उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी आती है, ठीक है। ये कर्व थोड़ा थोड़ा तुम उससे रिलेट कर पा रहे हो जो हमने पढ़ा था कि कर्व दिया गया है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग मिनिमम एरर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं ग्रेडियंट डिसेंट से। जो क्राउडिंग होता है उसका मेन एम क्या होता है, क्योंकि एक प्रॉब्लम है तो इसके अंदर क्या होता है कि कुछ हाईली फिट सॉल्यूशन जो होते हैं ना वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से होता क्या है कि जब ये डोमिनेट करेंगे तो बाकी की जो डाइवर्सिटी होगी, बाकी के जो सॉल्यूशंस आने होंगे उनके चांसेस प्रोबेबिलिटी खत्म होती जाएंगे, ठीक है। यानी इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि एल्गोरिदम जो हमने डेवलप किया कि हम लोगों को बहुत सारे सॉल्यूशंस को देखना है, समझना है, तो होता क्या है कि इसके अंदर कुछ सॉल्यूशन जो होते हैं वो डोमिनेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास लोकल ऑप्टिमम, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो कि सेटिस्फाई कर सकते हैं, मिल सकते हैं, वो क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। लोकल ऑप्टिमम जो होते हैं वो टेम्पररी बेस्ड सॉल्यूशन होते हैं, जबकि ग्लोबल ऑप्टिमम जो होते हैं वो एक्चुअल सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। छोटा पिक जो होगा वो लोकल ऑप्टिमम के लिए और बड़ा पिक जो होगा वो ग्लोबल ऑप्टिमम के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। वहीं यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि म्यूटेशन जो होता है वो नई पॉसिबिलिटीज हमें देता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली एल्गोरिदम जो होता है वो लोकल ऑप्टिमम से बाहर निकल सकता है, ठीक है, म्यूटेशन का यूज करके। अब हम लोग जो एजेंट है, टेक्निक है, बेसिकली मशीन जो है वो कौन कौन से लर्निंग टेक्निक्स का यूज कर सकती है, तो रूल लर्निंग का यूज कर सकती है या फिर एनालिटिकल लर्निंग का। जो रूल लर्निंग होता है उसके अंदर मशीन जो होती है वो रूल बनाकर सीखती है। जैसे टेम्परेचर अगर ग्रेटर देन 40 होगा तो हम लोग एक्शन ये लेंगे या फिर एक्शन वाई लेंगे, उसके अंदर बेसिकली हम लोग कंडीशंस लिखते हैं। जबकि जो एनालिटिकल
लर्निंग्स होती हैं। एनालिटिकल लर्निंग्स के अंदर जो मेन चीज़ होता है वो होता है कि हमारे पास पहले से नॉलेज अवेलेबल होता है, उसके बेसिस पर हम लोग अपना लॉजिक को यूज करते हैं, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे डायग्राम एक्सप्लेन किया गया है कि जो लॉजिकल लर्निंग होती है उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले रूट नोड यानी इनिशियल कंडीशन होगा। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पर जाएंगे, फिर कंडीशन ट्रू होगा तो एक्शन एक्स परफॉर्म करो, एक्शन एक्स के अंदर भी ये परफॉर्म करो, मतलब अलग अलग लेवल पे हम लोग पहुँचते जा रहे हैं, फिर हमें फाइनल आउटकम मिलेगा बहुत सारे कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद। ये हुआ किसके अंदर? रूल लर्निंग के अंदर। यहाँ पे उन्हीं चीज़ों को बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है कि जो इंडक्टिव लर्निंग होती है और एनालिटिकल लर्निंग। इंडक्टिव को तुम ऐसे समझ सकते हो कि इसके अंदर बेसिकली वही होता है, रॉ डेटा से स्टार्ट करो, फिर हिडन पैटर्न्स को यूज करो जिसके अंदर डिसीजन ट्री कुछ इसके स्टैंडर्ड एग्जांपल होती हैं। जबकि ऐसे समझो इंडक्टिव लर्निंग जो होता है वो डेटा से सीखना होता है, जबकि एनालिटिकल लर्निंग के अंदर हम लोग लॉजिक का यूज करके सीखते हैं, ठीक है। इंडक्टिव लर्निंग के अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं और हम लोग पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं, जबकि एनालिटिकल लर्निंग के अंदर हमारे पास एग्जांपल्स कम होते हैं और हम लोग रूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब हम लोग अदर मेथड ऑफ लर्निंग सीक्वेंशियल कवरिंग के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक रूल लर्निंग का एल्गोरिदम है। कहने का मतलब क्या होता है कि रूल्स के कॉरस्पॉन्डिंग किस प्रकार से लर्निंग करनी है उसके लिए ये एक एल्गोरिदम होता है, ठीक है। इसका मेन एम क्या होता है कि एक टाइम पर एक स्ट्रॉन्ग रूल को मतलब सीख लो, फिर उसके बाद क्या करो, दूसरे रूल पे काम करो, ठीक है। जैसे स्पैम डिटेक्शन करना है तो सबसे पहला रूल क्या होगा कि अगर कोई मनी जीतता है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि जैसे इफ़ जो होगा वो कंटेन करता है कि अगर विन मनी, यानी जैसे हमने इफ़ लिखा उसके अंदर लिख दिया विन मनी, तो ये क्या हो जाएगा? स्पैम हो जाएगा, ठीक है। फिर बाकी की ईमेल्स के लिए बेसिकली क्या हो जाएगा? नेक्स्ट रूल बनेगा। सिंपल कहने का ये मतलब है कि हम लोग स्पैम डिटेक्शन के लिए एक रूल लिखेंगे, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग इसको सीक्वेंशियल कवरिंग का यूज करेंगे। फिर जब हमें नेक्स्ट रूल लिखना होगा तो उसके केस में हम लोग इसके लिए अलग रूल्स बनाएंगे। इसके अंदर होता क्या है कि इसके अंदर हमारे जो रूल्स बनते हैं वो काफ़ी प्रिसीजन के साथ होते हैं, एक्यूरेट होते हैं, क्योंकि एक बार में हम लोग एक ही रूल पे वर्क कर रहे होते हैं। अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इन लर्निंग के बारे में समझ लेते हैं। ये बेसिकली एडवांस्ड लॉजिक रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है जिसके अंदर हमने लिख रखा है कि पेरेंट एक्स कॉमा वाई एंड मेल लिख रखा है एम्प्लाइड फादर एक्स कॉमा वाई। इसका मतलब क्या है कि एक्स पेरेंट है वाई का और एक्स जो है वो अगर मेल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स फादर है वाई का। इस तरीके से हमने लिख रखा है, ठीक है। पेरेंट एक्स कॉमा वाई हमने बेसिकली लिख रखा है कि एक्स इज पेरेंट ऑफ वाई एंड एक्स इज मेल, देन इफ दिस टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक्स इज फादर ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वेरिएबल्स यूज किया है और प्रेडिकेट्स जो यूज किए हैं वो पेरेंट हैं, मेल हैं, फादर हैं, ये सारे क्या हैं? प्रेडिकेट्स हैं। इसका हम लोग यूज किस लिए करते हैं? क्योंकि हमने अगर ऐसे लिखा कि इफ एक्स इज पेरेंट ऑफ वाई एंड एक्स इज मेल देन एक्स इज फादर ऑफ वाई, ये क्या हो गया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो हमने क्या किया कि इसको समरी छोटे के अंदर सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है। मतलब सिंपल ट्रू और फॉल्स रूल्स जो हम लोग लिखते हैं उससे ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंग्लिश के सेंटेंसेस लिखने के बजाय हम लोगों ने छोटे सेंटेंसेस के अंदर ही पूरे का पूरा डेफिनेशन, पूरे का पूरा चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया अच्छे तरीके से।